अभी प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे अंडर मोनोपोली। तो पिछली क्लास पे जिस टॉपिक में हमने एंड किया था, ठीक है, वो ये था कि मोनोपोली का जो रेवेन्यू कर्व होता है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में ही पढ़ा था कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो एक मोनोपोलिस्ट होता है, मतलब जो एक अकेला सिंगल सेलर मार्केट में जब होता है, तो उसका जो रेवेन्यू कर्व होता है वो कैसे बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि उसका जो रेवेन्यू कर्व होता है ना, वो मार्केट के डिमांड कर्व के बराबर होता है। क्यों होता है, इसका रीजन फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब एक मार्केट में एक साइड पे होते हैं बायर्स, एक साइड पे होते हैं सेलर्स, ठीक है। जनरली जैसे परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे सेलर्स थे, बहुत सारे बायर्स थे। तो अब इसमें से मानिए जितने भी बायर्स हैं और यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं, तो कुछ पता नहीं कि इसमें से कौन सा बायर कौन से सेलर से खरीदेगा, या फिर एक बायर के पास, एक सेलर के पास कितने कस्टमर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हर एक सेलर का जो रेवेन्यू कर्व होगा, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। नॉर्मली जहाँ पे 4-5 फर्म है, ठीक है, तो एक नहीं हो सकता। लेकिन जब हम मोनोपोली की बात करते हैं ना, तो वहां पे तो कोई और सेलर है ही नहीं, ठीक है। तो कोई और सेलर है ही नहीं, तो कस्टमर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यानी जो भी कस्टमर कुछ भी खरीदेगा, जो भी प्रोडक्ट ये बेचता है, वो सब इसी से खरीदने वाले हैं। तो इसलिए जितनी कस्टमर की डिमांड होगी वही इसकी रेवेन्यू होगी। इस वजह से इसका जो रेवेन्यू कर्व होता है वो मार्केट के डिमांड कर्व पे बराबर होता है, क्योंकि अगर मार्केट में टोटल जितनी डिमांड हो रही है और इसके अलावा कोई और सेलर नहीं है, तो इसका मतलब लोग इसी से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा रीजन है कि हम लोग बोलते हैं कि मोनोपोलिस्ट का जो रेवेन्यू कर्व होता है दैट इज इक्वल टू द मार्केट डिमांड कर्व। तो अब नॉर्मली मार्केट के डिमांड कर्व का जो शेप होता है वैसे ही इसका शेप होगा। तो हम लोग अभी प्राइस डिटर्मिनेशन में पहले इसका रेवेन्यू का टेबल बनाएंगे, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बनाया था, फिर रेवेन्यू का कर्व बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है या फिर इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ठीक है। यानी एक मोनोपोलिस्ट किस टाइम पे संतुलन में आता है, संतुलन में आने का मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट वो किस टाइम पे कमा रहा होता है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने पढ़ा था क्या, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन पढ़ी थी इक्विलिब्रियम की। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशंस पढ़ी थी और मैंने बहुत जोर दे के कहा भी था कि आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं हर तरह के एग्जाम में, वो पीजीटी हो या नेट हो। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग अगर इस लेवल पे हैं कि आपने मास्टर्स कर लिया और आप बीएड कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मंशा दिमाग में होती है कि आप नेट के एग्जाम में भी बैठे, ठीक है। तो वो समझ लीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन है उनके, कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म का इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है, तो वो याद रखना है। जैसे मोनोपोली में क्या कंडीशन है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है उस चीज़ को। तो अभी हम टेबल बनाएंगे मोनोपोलिस्ट के लिए। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का एक शेड्यूल होगा फॉर अ मोनोपोलिस्ट। एवरेज रेवेन्यू है, दिस इज टोटल रेवेन्यू, फिर है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। औसत राजस्व, कुल राजस्व, सीमांत राजस्व, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए। अब हम बनाते हैं क्वांटिटी सोल्ड, और इसमें से हम लेते हैं अलग अलग की, मानिए वो 0 सेल करता है, 1, 2, 3, 11 तक हम लेते हैं कि 11 क्वांटिटीज जो है वो सेल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो उसका एवरेज रेवेन्यू है ना दैट इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। तो अभी ये 10 है, ठीक है। मतलब अगर एक मोनोपोलिस्ट चाहता है ना कि हम 10 रुपए के हिसाब से बेचे, अगर वो प्राइस को 10 रुपए रखता है ना, तो वो एक भी यूनिट नहीं बेच पाता है, कोई भी नहीं खरीदता है 10 रुपए पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब इसमें देखिए कि ये भी चीज़ लॉ ऑफ डिमांड भी आएगा, ठीक है, कि जब आप प्राइस अपना घटाते हैं तो लोग डिमांड बढ़ाते हैं, यानी बिक्री आपकी बढ़ेगी, तो वो कॉन्सेप्ट भी आएगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि 9.50 हो जाता है, ठीक है। अभी आप ये सोचिए कि ये प्राइस है,
जब टोटल रेवेन्यू लिख के आप इसको डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से, एवरेज रेवेन्यू भी जो है वो सेम ही आएगा। देन यू हैव 9, 8.5, ठीक है। इस तरह से ये देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे चीज़ों के दाम ये कम कर रहा है, जो इसकी क्वांटिटी सोल्ड है वो बढ़ रही है, फॉलोइंग द लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम जो कहता है, ठीक है, कि यदि किसी भी वस्तु का जो दाम होता है, जो मूल्य होता है वो घटता है, उसकी मांग बढ़ती है। और ये नेचुरल है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे कि जब चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। अभी टोटल रेवेन्यू क्या होता है, जितना प्राइस है और आपने जितनी क्वांटिटी बेची, ठीक है। मानिए 5 रुपये प्राइस है और आपने 5 क्वांटिटी बेची, तो टोटल रेवेन्यू विल बी 25, 5 इंटू 5। तो अभी ऐसे सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है इन चीज़ों को, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके हर एक स्टेप पे आंसर आएगा। आप अपनी कॉपी में खुद से करिए, हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं तो आप देख भी सकते हैं। तो ये टोटल रेवेन्यू ये कैसे आया। अभी आप जैसे बोले ना कि अभी आप भूल जाइए कि एवरेज रेवेन्यू ये प्राइस है, तो जैसे जैसे प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड है, ऑब्वियसली जितनी क्वांटिटी सोल्ड है उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड है, क्योंकि ये एक मोनोपोलिस्ट है, ठीक है, ये अकेला है मार्केट में, तो जो पूरी मार्केट डिमांड है, ठीक है, वही इसकी सप्लाई है। इसलिए अगर हम ये इसको इस एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं कि ये डिमांड है और ये प्राइस है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे डिमांड जो है वो बढ़ रही है। और ये टोटल रेवेन्यू हमने प्राइस को क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई किया है। मार्जिनल रेवेन्यू अभी आप लोग निकालिए, ऑनलाइन क्लास में भी जो स्टूडेंट्स हैं हम बार बार बता चुके हैं कि टोटल से मार्जिनल कैसे निकालते हैं। अभी निकालिए, टेक 4 to 5 मिनट्स, और फिर अनम्यूट करके मुझे आंसर बताइए। जिसने भी निकाल लिया है मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करिए, अनम्यूट योर माइक, और फिर आंसर बताइए मुझे कि कितना आ रहा है आपका मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि हम बार बार बता चुके हैं कि टोटल से मार्जिनल कैसे कैलकुलेट करना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू टोटल से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम बताएं, ठीक है, कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को माइनस करना है। सिर्फ रेवेन्यू नहीं, हम बार बार ये चीज़ बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें होती है ना उसमें ये ज़रूर होता है एवरेज, टोटल और मार्जिनल का कॉन्सेप्ट। चाहे आप यूटिलिटी पढ़े, चाहे आप कॉस्ट पढ़े, चाहे आप रेवेन्यू पढ़े, चाहे आप प्रोडक्शन पढ़े, कुछ भी पढ़े, ठीक है। उसके लिए हम बार बार बोलते हैं कि आपको आना चाहिए। अब जैसे अगर टोटल रेवेन्यू और उससे हमको एवरेज निकालना है, तो हम बताएं कि आपको टोटल को जो है वो डिवाइड करना है क्वांटिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस लिखा है, क्योंकि अगर आप टोटल से डिवाइड भी करेंगे क्वांटिटी सोल्ड को, तो जो एवरेज रेवेन्यू है वो इतना ही आएगा, ठीक है। तो एक अलग कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में दोनों को दिखा दिया, ठीक है। थोड़ा सा ही डिफरेंट अगर होता तो अलग कॉलम बनाते, लेकिन क्योंकि सेम है अलग कॉलम की जरूरत नहीं है, आपको एक में ही कर देना है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप डिवाइड भी करोगे, 10 डिवाइडेड बाई 0 इज 0, 9.50 डिवाइडेड बाई 1 इज 9.50, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9, 25.50 डिवाइडेड बाई 3 इज 8.50। तो अगर आप टोटल से क्वांटिटी सोल्ड को डिवाइड भी करते हैं तो भी एवरेज इतना ही आएगा। एक अलग कॉलम नहीं बना के एक में ही दिखा दिया कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। और इससे जो मोनोपोलिस्ट होता है उसके बारे में भी एक प्रॉपर्टी पता चल गई कि मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एवरेज रेवेन्यू वाज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू वाज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। ऐसे पॉइंट पॉइंट पे आपको कंपेयर भी करना है ताकि आप भूले नहीं कि आपने पिछले क्या पढ़ा था, ठीक है। तो ये है मार्जिनल, मैंने बताया है कि आपको टोटल से जो है मार्जिनल का मतलब क्या होता है, द इंक्रीज इन टोटल ड्यू टू इंक्रीज इन 1 यूनिट, ठीक है। वो जो भी हो, यहाँ पे है तो द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन 1 एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड। तो अभी जब 0 से 1 पे आए तो ये 0 से 9.50 हो गया, तो 9.50 माइनस 0 इज 9.50, ठीक है। तो फर्स्ट का तो मार्जिनल कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, सेकंड का है 9.50। इसी तरह अब आप और इससे माइनस करेंगे, यू विल गेट 8.50, ठीक है। तो एंड में ये नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप नेगेटिव को दिखाते हैं। और कभी कभी याद रखिएगा, इस तरह का कुछ भी कोई स्टेटमेंट है या कोई स्केड्यूल है या कोई फिनेंशियल स्टेटमेंट है और उसमें कोई भी फिगर ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इवन आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे तो इसका मतलब होता है ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो वहाँ पे नेगेटिव का साइन ना लगा के जैसे ब्रैकेट में चीज़ों को लिखा गया होता है, तो दैट मीन्स कि वो नेगेटिव में है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव का साइन लगा के वो इंटरप्रिटेशन हो सकता है प्रॉपरली ना हो, छोटा सा साइन लग जाए, समझ नहीं पाए। इवन कंपनी का अगर लॉस है ना तो वो ऐसे ब्रैकेट में होता है, तो अगर ब्रैकेट में कोई फिगर है तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि वो नेगेटिव है,
ठीक है, या ब्रैकेट में इनकम एक्सपेंस में कुछ है तो आपको समझना है नीचे प्रॉफिट या लॉस पे, तो वो लॉस है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो अभी आप देखिए इसमें एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो इससे जब भी अब आप एक कर्व भी प्लॉट करेंगे, ठीक है, जो भी हम प्लॉट करके आपको बताएंगे, और जो भी यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू है वही डिमांड है। क्यों है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर हम एवरेज रेवेन्यू कर्व बनाते हैं और ये जो है ना क्वांटिटी सोल्ड दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि मोनोपोलिस्ट मार्केट में हम ऐसा इमेजिन करें, जबकि पहले मैंने आपको बताया कि प्योर मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन थियोरेटिकल एस्पेक्ट से जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग ऐसा ही इमेजिन कर रहे हैं कि एक प्योर मोनोपोली है। ठीक है, कोई और सेलर नहीं है, जो सामान हमको खरीदना है उसके लिए वो एक अकेला सेलर है। तो ऑब्वियसली आप जितनी डिमांड करेंगे उतनी उसकी क्वांटिटी सोल्ड होगी। तो द क्वांटिटी सोल्ड इज एक्चुअली इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ मोनोपोलिस्ट, और इसका जो भी ऐसे एवरेज रेवेन्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू डिमांड जितने आपने की है। ठीक है, एंड ऑल्सो दैट इज इक्वल टू प्राइस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी। ठीक है, तो अभी इस बेसिस पे हम एक कर्व बनाएंगे। ठीक है, मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। मार्जिनल रेवेन्यू आपको दिख रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, और वो नेगेटिव भी चला जाता है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो ऋणात्मक अक्ष होगा यानी जो नेगेटिव एक्सिस होगी उसमें भी ग्राफ को थोड़ा लेके जाएंगे दिखाने के लिए कि ये नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, चलिए, आपने ये कॉपी कर लिया होगा। लेट्स मूव टू द ग्राफ पार्ट।